अब पंचायत के लिए नया अध्यादेश, पंचायतों का नए सिरे से परिसीमन, कांग्रेस ने लगाया चुनाव टालने का आरोप, नए साल में नई बहस, पंचायत पर फिर मध्य प्रदेश सरकार अध्यादेश लेकर आई है। इस बार नए सिरे से परिसीमन को लेकर अध्यादेश लाया गया है। इस अध्यादेश का नाम है मध्य प्रदेश पंचायत राज एवं ग्राम स्वराज द्वितीय संशोधन अध्यादेश। इसको लेकर नोटिफिकेशन जारी हुआ है, यानी अब पंचायतों का परिसीमन नए सिरे से किया जाएगा। साथ ही जनपद और जिला पंचायत के निर्वाचन क्षेत्रों का परिसीमन और वार्ड का विभाजन भी नए सिरे से किया जाएगा। हालांकि इस पर अब सियासत भी नए सिरे से गरमाने लगी है। भारतीय जनता पार्टी ओबीसी को आरक्षण के बारे में बात नहीं कर रही है। जो ओबीसी का आरक्षण माननीय उच्चतम न्यायालय में पेंडिंग हो गया है, जिसके कारण आज परिस्थिति इस तरह की बनी हुई है, उससे विचार करना चाहिए। ये अध्यादेश की कोई आवश्यकता नहीं थी। बिना अध्यादेश के ही ये 2021 से जब चुनाव होते उसके पहले आरक्षण और परिसीमन करने का अधिकार भारतीय जनता पार्टी की सरकार हो, कोई भी सरकार हो, उसे होता कर सकते थे। इसलिए अध्यादेश में सिर्फ आम जनता को गुमराह करने के लिए और पंचायत चुनाव में देरी करने के उद्देश्य से निकाला गया है। इसका और कोई तात्पर्य नहीं है। 4 नवंबर का अध्यादेश, जिसमें कांग्रेस की कमलनाथ सरकार का अध्यादेश निरस्त किया था, वो अध्यादेश यदि वापस हो जाता है तो नवीन अध्यादेश तो लानी पड़ेगा। तो अब धारा 10 का के तहत नवीन अध्यादेश लाया गया है, जिसमें परिसीमन और आरक्षण के उपरांत 18 माह तक यदि चुनाव नहीं होंगे तो वो परिसीमन और आरक्षण स्वतः रद्द हो जाएगा। तो भारतीय जनता पार्टी की सरकार उस दिशा में सारे संवैधानिक और वैधानिक प्रयास कर रही है, जैसा संकल्प माननीय मुख्यमंत्री शिवराज जी का है। भाजपा का प्रण 27% ओबीसी आरक्षण, इसी दिशा में हम काम कर रहे हैं। वैसे नए साल में नए परिसीमन से नई पंचायत ही वजूद में नहीं आएगी, बल्कि इसमें नए वोटर भी जुड़ने वाले हैं। वोटर लिस्ट भी अपडेट होने वाली है। इसको लेकर आयुक्त बसंत प्रताप सिंह ने कलेक्टरों को निर्देश दिए हैं। 1 जनवरी 2022 से पहले 18 साल के हो चुके युवा वोटर लिस्ट में नाम जुड़वा सकेंगे। कुल मिलाकर नए साल में पंचायत में नया समीकरण बनते दिखाई दे रहा है। ऐसे में सियासत भला क्यों पीछे रहेगी, वो भी नई बहस छेड़ने लगी है। नमस्कार, मैं हूं शरद द्विवेदी और हमारा आज का मुद्दा है नए साल में नई पंचायत। वैसे साहब, पंचायत बहुत हो गई है, अब बहुत ज़्यादा ही पंचायत हो गई है पंचायत चुनावों को लेकर, और इस पंचायत में हमारी भी बराबर की भागीदारी रही है। और इतनी पंचायत हो गई है कि अब लोग कहते हैं कि अब मत करो पंचायत साहब, अब तो आप चुनाव करा दो सीधे। तो चलिए, ये हमारी तरफ से मैं फिर कहूँगा कि विनम्र सुझाव देने के अधिकारी भी हम लोग हैं कि नहीं हैं, ये चौथा स्तंभ ज़रूर है। लेकिन इतना ज़रूर है कि जनता की आवाज़ अगर आप मानिए तो जनता की आवाज़ तो यही है कि भैया अब कहिए कम और चुनाव करा लीजिए। लेकिन दिल है कि मानता नहीं, सियासत है कि मानती ही नहीं है और चलती रहती है, चलेगी ही। सियासत को समझना बहुत ज़रूरी है, किसी भी पार्टी की सियासत हो। और अब सियासत का ये सिरा कह रहा है कि पंचायत का मसला रहेगा तो ज़ेरे बहस 2022 में भी। और पंचायत चुनावों को लेकर दोनों ही पार्टियां जो मध्य प्रदेश की हैं, सत्ताधारी बीजेपी और मुख्य अपोजिशन कांग्रेस, ये दोनों किसी भी तरह से पीछे हटने को तैयार नहीं हैं। अपने अपने दावे हैं, अपने अपने वायदे हैं, ये चलेंगे राजनीति में और राजनीतिक दांवपेच भी चलेंगे। तो अध्यादेश और इसका इंटरप्रिटेशन आगे क्या कहता है, आज इसी पर हम बात करेंगे। जो मेहमान हमारे साथ हैं उनसे मिल लीजिए। हमारे साथ हैं भोपाल स्टूडियो में अब्बास हफीज़ हैं, कांग्रेस के युवा नेता और प्रवक्ता। बहुत स्वागत करता हूं उनका। धन्यवाद। उनके काउंटर पार्ट हैं बीजेपी के युवा नेता और प्रवक्ता आशीष अग्रवाल जी, उनका मैं बहुत स्वागत करता हूँ। और जर्नलिस्ट बिरादरी से जो हमारे विशेषज्ञ जुड़ेंगे, उनका परिचय जैसे ही वो जुड़ते हैं तो मैं आपसे उनका परिचय कराता हूँ। सबसे पहले मौका मैं सोचता हूँ आज शुरुआत आशीष जी से करते हैं। चलिए सीधे उन्हीं की तरफ रुख करता हूँ। आशीष जी, पंचायत चुनाव पर पंचायत बहुत हो चुकी है, पहले भी कहा, आप भी शायद प्रतिक्रिया दे देकर हम भी बोल कर इस पर काफ़ी एक इतिहास और पुराण जैसा हो गया है। लेकिन फिर भी जो ये नया डेवलपमेंट है इसमें अध्यादेश का, कांग्रेस इसको अपने नज़रिए से देख रही है, जाहिर तौर पर बीजेपी लेकर आई है तो उसका अपना नज़रिया है। आप क्या कहेंगे इस पर, और आगे पंचायत चुनाव को लेकर पार्टी किस तरह से उसकी दृष्टि और उसकी सोच है, इस पर भी एक छोटी टिप्पणी आपकी अपेक्षित है। जी आशीष जी। देखिए, जो भी परिस्थितियां हैं ये बाय चॉइस नहीं, अब बाय कंपल्शन है। और कंपल्शन इसलिए कि भारतीय जनता पार्टी ने जो चुनावों को आगे बढ़ाने की प्रक्रिया चालू की थी,
मेरे कांग्रेसी मित्रों को रास नहीं आई, जिसके लिए उन्होंने जगह जगह दरवाजा खटखटाया अदालतों का। और उसका हर्ष ये हुआ कि 27% ओबीसी आरक्षण इस मध्य प्रदेश के पिछड़े वर्ग से छिन गया। क्योंकि भारतीय जनता पार्टी कृत संकल्पित थी कि चुनाव होंगे तो सामाजिक समरसता और सामाजिक न्याय के तहत, तो इन चुनावों को निरस्त करने के लिए जो प्रक्रिया थी वो आगे बढ़ी। अब प्रक्रिया आगे बढ़ी तो कमलनाथ सरकार का वो परिसीमन वापस से इफेक्ट में आया, परंतु उसको 18 माह हो चुके थे और जो अध्यादेश था उसके तहत वो समाप्त हो जाना चाहिए था। तो अब नए परिसीमन के लिए सरकार ने अपनी प्रक्रियाओं को आगे बढ़ा दिया है। तो निश्चित ही जब प्रक्रियाएं आगे बढ़ेंगी तो नए वोटर भी जुड़ेंगे। और जो कमलनाथ सरकार के समय जो एक अव्यवस्था थी, क्योंकि अभी तक जितने भी मध्य प्रदेश में परिसीमन हुए हैं उसमें औसतन लगभग 200 पंचायतें इधर से उधर होती थी, परंतु जो कमलनाथ सरकार ने कराया वो जो भी भावनाएं रही होंगी उसमें बड़े पैमाने में लगभग 1200 पंचायतें इन्होंने इधर उधर की। तो उन अव्यवस्थाओं को भी दुरुस्त किया जाएगा। और जो हमारा एक संकल्प था 27% ओबीसी आरक्षण के साथ ही ये चुनाव हो, उसके लिए भी पूरी जो प्रक्रियाएं वो पूरी की जाएंगी। मुझे लगता है कि जब भी ये चुनाव होंगे, देर से भले ही होंगे परंतु दुरुस्त होंगे, और मैं दोबारा दोहराता हूं सामाजिक समरसता और सामाजिक न्याय से होंगे। चलिए, बिल्कुल ठीक बात है, आपने ये बड़ी अच्छी बात कही है कि सामाजिक समरसता और सामाजिक न्याय के साथ ये चुनाव हों, जो अपेक्षित है लोकतंत्र में किसी भी चुनाव के लिए बहुत महत्वपूर्ण बात है। अब्बास हफीज साहब, और आपके पहले मैं माफ़ कीजिए इंट्रोड्यूस कर दूं सुशील शर्मा जी, वरिष्ठ पत्रकार, राजनीतिक विश्लेषक हमारे साथ हैं जी। सबसे पहली बात यह है सामाजिक समरसता, सामाजिक न्याय, बड़ा सुनने में अच्छा लगा आशीष जी ने कहा। तो पहले क्या कर रहे थे? अगर ये पहले किया होता तो अब चुनाव हो चुके होते अब तक। जिनको आरक्षण नहीं मिला था, जिन सीटों के ऊपर उनको नहीं दे रहे थे, उनको वंचित रख रहे थे वहाँ पर। तो ये तो पहले तो आपका ये रवैया होता अगर, तो आप अभी इस स्थिति में नहीं बैठे होते जिसने पूरी तरह से इनको बेनकाब कर दिया है। आज सबसे बड़ा विषय यह है, कभी कहते हैं कि अभी चुनाव कराएंगे, फिर कहते हैं कि हम 4 महीने का समय चाहते हैं, चुनाव करा देंगे 4 महीने के समय में, कोर्ट में जाके कहते हैं। फिर अध्यादेश लेकर आते हैं 18 महीने के बाद कराएंगे। इस साल ही नहीं होने वाला है, आने वाले साल में कोई चुनाव नहीं होगा। फिर होगा इनके फिर और कोई सा जो होगा पत्थर बीच में डालेंगे और रोड़ा बनेगा और उसके बाद फिर चुनाव नहीं होगा। इनकी मंशा बहुत स्पष्ट है। जनता का सामना ये करना नहीं चाहते हैं, जनता का सामना ये कर भी नहीं सकते हैं। गांव-गांव के अंदर इनका विरोध है, ग्रामीण अंचल में इनका विरोध है। किसान इनके विरोध में खड़ा हुआ है, जिसकी आय दोगुनी करने का वादा किया था और आय आधी करके रख दी है। बेरोजगार युवा हर इनकी सभाओं में जाके अपना विरोध दर्ज कराता है। न जाने कितने लोग ऐसे हैं, कितने वर्ग ऐसे हैं जो अभी तक वंचित हैं, अपनी पोस्टिंग से वंचित हैं, जिनको नौकरी दे दी गई थी पर उनको पोस्टिंग नहीं दी गई है, कहीं कहीं सूची नहीं निकाली गई है। तो ऐसे हालात के अंदर जो पूरे हालात बना दिए हैं पंचायत चुनाव को लेके, जैसे आपने शुरू में कहा, बहुत सही बात कही शरद जी आपने कि पंचायत चुनाव अब हो जाने चाहिए। कब से बहुत बड़ी पंचायत हो गई इसके ऊपर। तो इसके कारण जो बने हैं वो सत्ताधारी दल का, लेकिन आपको भी ये वादा करना पड़ेगा, कोर्ट में नहीं जाएंगे आप लोग अगर ये आरक्षण से वंचित रखते हैं जी। पिछली बार जिन्हें आरक्षण नहीं मिला है उनको, और रोटेशन के नियम को हटाकर ये आगे जाते हैं, तो क्या वो जनप्रतिनिधि जिनके हित आहित हो रहे हैं वो नहीं जाएंगे क्या? हम कहाँ गए हैं? वो लोग गए हैं। और अगर उनके हित जो है सुरक्षित नहीं है तो वो कोर्ट का दरवाजा खटखटाने के लिए स्वतंत्र है। जो जनप्रतिनिधि रहे उनको आरक्षण नहीं मिला, इन्होंने 2014 के आरक्षण के हिसाब से कराने का फैसला ले लिया। वो आरक्षण क्या निमाड़ी जैसे नए जिले के अंदर लागू था? वहां का क्या होता? इन्होंने विसंगतियों से भरा हुआ चुनाव कराने का निर्णय लिया ही इसलिए था ताकि आने वाले समय के अंदर कुछ नहीं हो पाए, चुनाव ही नहीं हो पाए। आखिरी बात करके कंक्लूड करूंगा अपनी बात को। जो जो चीजें कमलनाथ जी ने की या कहीं, उसके ऊपर ये चलते रहे। कमलनाथ जी ने आरक्षण दिया 27%, इन्होंने कहा कि ये तो न्याय संगत है ही नहीं और इसके आगे टिकेगा नहीं, इस तरह का, और उस पर ये चले, उस पर सीना ठोकते हैं। ये 27% आरक्षण के बाद की अगर बात करें, कमलनाथ जी ने सबसे पहले विधायक दल की बैठक बुलाई और उसके अंदर ये संकल्प लिया कि ये रेजोल्यूशन पास हुआ कि ये इसका हम विरोध करेंगे। इस तरह के अगर आरक्षण का जो हटाया गया है, आरक्षण के बिना चुनाव होने का, फिर ये आते हैं सर्वदलीय संकल्प पत्र लेकर, संकल्प लेकर आते हैं, उसको पारित करते हैं। जो कमलनाथ जी ने कहा, पहले विरोध करते हैं, उसके बाद वही काम करते हैं। कमलनाथ जी ने जो जो चीजें इनसे कहीं अगर ये पहले मान लिया होती इन्होंने, तो शायद हम आज चुनाव कराने के हालात के अंदर बैठ चुके होते। ये जिम्मेदार हैं, कोर्ट में सही पक्ष नहीं रखने के जिम्मेदार भी यही हैं। इनके सरकारी वकीलों की गलती से एक बड़ा झटका मध्य प्रदेश को लगा है, जिसका खामियाजा इनको भुगतना होगा। एक पुरानी कहावत ये कहती है कि आप दोनों के लिए मौजूद है कि जब आप किसी पर उंगली उठाते हैं तो 3 उंगलियां आपकी तरफ भी होती हैं। भाई ये एक तरफा नहीं है मोहब्बत, मोहब्बत दोनों तरफ से हो तो बहुत अच्छी होती है। इधर से भी लिहाज हो, उधर से भी लिहाज हो, इधर से भी आँख की शर्म हो, उधर से भी आँख की शर्म हो। सुशील जी, एक टिप्पणी आपकी इस पर जी।
देखिए शरद जी, परिसीमन होता वैसे आबादी के आधार पर है कि जब 10 साल में इसीलिए किया जाता है कि आबादी बढ़ जाती है तो क्षेत्र को किस तरीके से नए उसमें लिया जाए वो। लेकिन हमने ये देखा है कि सारे जो फैसले हैं अब सिर्फ राजनीतिक नफ़े नुकसान के आधार पर लिए जाते हैं, फिर चाहे वो परिसीमन ही क्यों ना हो। आपको इसके पहले के लोकसभा क्षेत्र के परिसीमन, विधानसभा क्षेत्र के परिसीमन भी अगर आप देखेंगे तो उसमें अपनी लाभ हानि राजनीतिक दल ने, जो भी सत्ताधारी दल रहा हो, और इत्तेफाक है कि हमने पिछले 2 साल में तो दो सरकारें देख ली हैं, तो दोनों ने अपने अपने हिसाब से राजनीतिक फ़ायदे के लिए परिसीमन किया है। यही बात है कि बीजेपी को वो पुराना परिसीमन हजम नहीं हो रहा था, क्योंकि उसमें जिस तरीके से, और ये बहुत, इसको आप ऐसे भी समझते हैं, भोपाल नगर निगम को ही 2 भागों में बांटने की बातचीत चल रही थी। पहले कोलार नगर पालिका अलग हुआ करती थी, बीजेपी ने उसको मर्ज कर ली, क्योंकि एक वोट बैंक जो होता है वो सबको मालूम रहता है कि कौन सा गांव किस राजनीतिक दल को ज़्यादा वोट करता है, कौन सा किस गांव को करता है, बैलेंस कैसे बनाया जाए, हमारी जीत कैसे सुनिश्चित हो। परिसीमन अगर ईमानदारी से हो तो फिर मुझे लगता है कि उसमें आपको बहुत स्पष्ट रूप से नजर आएगा, लेकिन यहाँ वैसी स्थिति नहीं बनती। इसी कारण ये सारा जो टकराव है, ये टकराव उसके बाद, परिणाम के बाद जो हल्ला मचेगा, सत्तारूढ़ दल के लिए हो चाहे विपक्ष के लिए, उस हल्ले से बचने के लिए दोनों दल पूरी कवायद कर रहे हैं। आशीष जी, बड़ा मसला यही है कि इस पूरी कवायद ने ये भी बताया है कि बहुत सारे मसले अगर लोकतंत्र में संवाद के जरिए सुलझ जाएं, जो बहुत प्रैक्टिकल बात, माफ़ कीजिएगा, अब नहीं लगती है, क्योंकि इतना ज़्यादा अविश्वास बढ़ गया है। और मैं किसी को जिम्मेदार इसके लिए नहीं ठहरा रहा हूँ, मतलब अगर उंगली उठेगी तो शायद सभी पर उठेगी कि एक ने कुछ किया तो दूसरा प्रतिक्रिया देने से नहीं हटता। और जैसा सुशील जी ने कहा कि 2018 से लेकर 2021 का आज आखिरी दिन है, फिर 2022 में हम प्रवेश करने वाले हैं, लेकिन हमने मध्य प्रदेश में राजनीतिक सौहार्द का जो मंजर है, उस मंजर में बड़े 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 उतार चढ़ाव आते देखे हैं। तो 2022 का कुछ संकल्प ये तो हो कि जो बीत गई सो बात गई, और आगे एक बेहतरीन शुरुआत के लिए आगे बढ़ा जाए, कड़वाहट को भुलाया जाए। आप दोनों के बीच में जो प्रेम हम देखते हैं वो आपकी पार्टियों में और तेजी से आगे बढ़े। जी देखिए, मैं इसमें 2 बातें कहना चाहूँगा। आप सदैव सकारात्मक बात करते हैं, जिसके लिए बहुत साधुवाद आपको, परंतु ताली एक हाथ से नहीं बजती। और जब नकारात्मकता होती है, जब अपनी लाइन लंबी करने की दौड़ नहीं होती है, तो आप दूसरे की लाइन को मिटाने का प्रयास करते हैं, और वही इस समय कमजोर नेतृत्व में मेरे कांग्रेसी कार्यकर्ताओं को करना पड़ रहा है। वैसे अभी मेरे मित्र को मैंने सुना, तो असत्य और झूठ की एक पहचान होती है, वो आत्म विरोधाभासी होता है, यानी कि सेल्फ कॉन्ट्राडिक्टरी होता है। तो मेरे मित्र ने सबसे पहले ये कह के प्रारंभ किया कि इन्होंने आरक्षण के बिना चुनाव कराए, और फिर अगले सेंटेंस में उन्होंने कहा कि इन्होंने 2014 का आरक्षण रखा। तो ये साबित हो गया कि आरक्षण था और 2014 का था। एक बात। अब इन्होंने कहा कि ये जनता का सामना नहीं करना चाहते। तो जनता का सामना कौन नहीं करना चाहता? जो जगह जगह हर न्यायालय का दरवाजा खटखटा रहा था, उस चुनाव को रोकने के लिए अपने नेताओं के द्वारा बिन पैंदी के लोटे की तरह घूम जाते थे कि हमने याचिका लगाई है या नहीं, यही कांग्रेसी तय नहीं कर पाए, या भारतीय जनता पार्टी जिसकी सरकार ने तय कर दिया कि चुनाव होने चाहिए। 27% ओबीसी आरक्षण भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने पहली बार मध्य प्रदेश के पंचायत चुनावों में दिया। उसको रुकवाने का काम किसने किया? मिस्टर विवेक तनखा एंड कंपनी। और जनता से भागने की अगर बात करें तो जरा 15 महीने की काली कमलनाथ सरकार के बाद जितने उपचुनाव हुए, जरा उसका गुणा भाग लगा लें। 28 उपचुनावों में 2/3 सीटें भारतीय जनता पार्टी जीती, 1 दमोह आप जीत गए। उसके बाद 4 उपचुनाव हुए, उसमें से 3 हम जीते, जिसमें से 1 लोकसभा थी, जिसमें से लगभग 10-11 विधानसभा थी। तो आप अपना कॉन्फिडेंस देख लिए और हमारा कॉन्फिडेंस देख लिए। देखिए, सच्चाई ये है, सुन लीजिए आप, मैं जवाब दे देता हूं। कांग्रेस को जो बौखलाहट है, जिस तेजी से भारतीय जनता पार्टी की सरकारें रिफॉर्म, परफॉर्म और ट्रांसफॉर्म करती हैं,
कांग्रेसी बौखलाकर नकारात्मक राजनीति में आ गए, जिसमें वो लोकतंत्र के पर्व चुनावों को भी टालने के लिए प्रयासरत रहते हैं। बोलिए। देखिए, सबसे पहली बात, दुष्प्रचार एक बहुत बड़ा यहाँ पे शुरू कर दिया गया जो पूरी भाजपा कर रही है। मुझे लगता है सबसे महत्वपूर्ण वही क्लियर करना है। इन्होंने कहा हमने आरक्षण के ऊपर इनको कहा कि इन्होंने 2014 के आरक्षण से चुनाव कराने का निर्णय लिया, वही गलती थी। आरक्षण होता है, जैसे ग्वालियर में बैठे हैं आशीष जी, इनके एक पंचायत में आरक्षित एक पंचायत है एससी वर्ग के लिए। हम भोपाल के अंदर बैठे हैं, हमारी एक पंचायत जो है वो ओबीसी वर्ग के लिए आरक्षित है। अगली बात, ये संविधान कहता है कि ये जो आरक्षण जहां पर एससी को मिला है वहां दूसरे वर्ग को मिलना चाहिए, ताकि उस क्षेत्र के दूसरे किसी व्यक्ति को जनप्रतिनिधि बनने का मौका मिले। जहां पर ओबीसी वर्ग को मिला है वहां किसी और वर्ग को मिलना चाहिए, ताकि वहां ये नहीं होगा कि एक बार एक वर्ग को मिलेगा तो अगली बार भी उसी वर्ग को मिलेगा, तो वहां पर परेशानियां बैठ जाएंगी। यही गलती का काम इन्होंने किया और जिसको ये कबूल करने को तैयार नहीं है। अब दूसरी बात आते हैं 27% के ऊपर आप क्या वाहवाही लूटोगे। आप तो वो लोग हो 2014, मैंने आपको डिस्टर्ब नहीं किया ना। देखिए, 2014 की बात मैं क्लियर कर चुका हूं, आरक्षण आपको रोटेशन में देना चाहिए था, जो आपने नहीं दिया। अब यहां पर सबसे बड़ा विषय 27% आरक्षण की बात किस मुंह से करते हैं आप? कमलनाथ सरकार आई 15 सालों के अंधकार के बाद, 15 सालों की मांग थी 27% आरक्षण की, आपने नहीं दी थी, नहीं सुनी थी उस मांग को। कमलनाथ जी ने दिया 27%, आपने अपने लोगों को भेज के कोर्ट के अंदर उसको रुकवाने की भी कोशिशें की, जो आपके समर्थक थे, उसके बावजूद भी वो आपको भी आखिरकार पारित करना पड़ा। मुझे तो लगता है शायद आप उस आरक्षण को छीन, इसके बारे में बहुत बार सफाई दी जा चुकी है और बताया भी जा चुका है क्या परिस्थितियां थी, क्या हालात हैं जब आप सरकारें गिरा रहे थे, उस वक्त की बातें मत कीजिए। अब आपकी परिस्थितियां ऐसी हैं, मुझे ऐसा लगता है कि आप अभी आरक्षण विरोधी हैं, जब हमेशा से थे। 90 के दशक में भी आप आरक्षण विरोधी थे, आज भी आप हैं, और आज उसी लिए आप इस तरह के जो जाल बुन रहे हैं ताकि आरक्षण खत्म हो जाए। आपके सरकारी वकील खामोश रहे जब आरक्षण को खत्म करने की बात वहां पर न्यायाधीश महोदय ने की, जो आपका सबसे बड़ा गुनाह है, और आप इसके लिए दोषी पाए जाएंगे। आगे देख लीजिएगा, जनता आपको माफ नहीं करेगी। इन जोशीली तकरीरों के बीच अगर कोई चीज छिपती है जी, कोई चीज़ छिपती है तो वो चीज़ क्या है, ये जनता बहुत बेहतर समझती है। मुगले आज़म का बड़ा खूबसूरत गीत है कि मुझे पूरा तो याद नहीं है कि जब पर्दा नहीं जब कोई खुदा से तो बंदों से डरना क्या। जब जनता के बीच में आपकी पैठ मजबूत है तो कांग्रेस क्यों झिझकती है ये कहने से कि जी हमारे लोग थे, गए, वजह ये थी, बिल्कुल बेहिचक हमारे लोग थे, हम बिल्कुल पीछे नहीं मुकरेंगे, ना उनको ये कहेंगे कि आपने बड़ी गलती कर दी। और बीजेपी को भी यही स्ट्रेंथ होना चाहिए, साहब हम चुनाव के लिए तैयार हैं, मेहनत करने वाली पार्टी हैं, मशीनरी हमारी तैयार रहती है चुनाव की, क्या झिझकना चुनाव को लेकर। और आरक्षण को लेकर आप दोनों का स्टैंड, माफ कीजिएगा, बहुत साफ है जनता की निगाह में, उसको लेकर किसी को भ्रम नहीं है। आप बड़े बड़े तर्क और दलीलें लाते रहिए। सुशील जी, ये किसी पर आपका रिएक्शन? नहीं, बिल्कुल ठीक कह रहे थे। आरक्षण को लेकर श्रेय दोनों लेना चाहते हैं और कमियां दोनों छोड़ देते हैं। आप देखिए, और ये कमी का मुझे लगता है दुष्परिणाम अभी कर्मचारी वर्ग कितने लंबे समय से भुगत रहा है। प्रमोशन में आरक्षण का मामला जब से सुप्रीम कोर्ट में है, क्या स्थिति है, कितने हजारों कर्मचारी जो है उस आस में जो है रिटायर हो गए हैं, उनको उनका वांछित लाभ नहीं मिला है। एक बात। दूसरी बात ये कि जब कांग्रेस ने इस सरकार में आरक्षण दिया तो कितनी बड़ी त्रुटि की कि आपने जो है राजपत्र में 27% आपने आबादी का उल्लेख किया, तो वो आरक्षण कैसे टिकेगा? 27% आबादी को आप 27% आरक्षण कैसे दे देंगे? अब और ये हो गया। अब इसके बाद बीजेपी ने देखिए कौन सा रास्ता चुना। आपने आरक्षण दे दिया, लेकिन कोर्ट ने यदि इसको आप अमान्य कर दिया है तो इसका मतलब है कि आपने उसमें त्रुटि छोड़ी थी। किसी कांग्रेस के जाने से, किसी सुशील शर्मा के जाने से कोर्ट किसी भी मुद्दे पर फैसला नहीं दे सकती जब तक कि आपके पास तथ्य नहीं हो आपके पास। और कोर्ट ने जो टिप्पणी की है वो अपने आप में बहुत बड़ी टिप्पणी है। तो ये कहीं ना कहीं दर्शाता है कि ये काम भी करना चाहते हैं और काम को बार बार ये जता के करना चाहते हैं कि हम कर रहे हैं, और एक पूरे समूचे वर्ग को जो है इस बात के लिए जो है कि ये श्रेय हमें जाना चाहिए। आशीष जी, आप कहना भी चाह रहे थे, कुछ जवाब दीजिए जी। अपने मित्र की बात का भी जवाब देना चाह रहे थे जी। देखिए, दो बातें। मेरे मित्र ने माना कि 2014 का आरक्षण था, एक बात वहां पर समाप्त हुई। दूसरा जो विषय है, भारतीय जनता पार्टी ने तो 27% आरक्षण पर यह चुनाव घोषित ही कर दिए थे। अगर मिस्टर विवेक तनखा एंड कंपनी उन चुनावों के विरुद्ध अगर न्यायालय का दरवाजा नहीं खटखटाती तो 27% आरक्षण इन पंचायत चुनावों में ओबीसी वर्ग को मिल जाता और इस देश में नजीर खिंच जाती। अब इन्होंने कहा कि जब इनकी सरकार थी तो इन्होंने क्या किया,
तो सबसे पहले तो इनकी सरकार जब ये 27% आरक्षण लाई, वो लोकसभा चुनाव से एन पहले लाई, और उसके बाद 12 दिन तक इन्होंने अपना वकील खड़ा नहीं किया, जबकि इनको मालूम था कि अपील होने वाली है। तो ये क्यों नहीं माना जाए, इन्होंने ही षड्यंत्र से अपने ही लोगों से उसके विरुद्ध में स्टे लिया, और ताकि ये लोग चलते रहे। तो ये मैं अपने मित्र को सही कर दूं, ये 2020 का समय नहीं है, 2019 में 27% आरक्षण के विरुद्ध 12 दिन तक कमलनाथ सरकार सोती रही। इन्होंने इतिहास का जिक्र किया, तो ये तो ऑन रिकॉर्ड है कि जब जब आपकी सरकारें रही और पिछड़े वर्ग के लिए जितने कमीशन बने, आपने 20-20 साल तक मंडल कमीशन जैसी रिपोर्टें आपने लागू नहीं की। जब जब भारतीय जनता पार्टी की सरकारें रहीं, चाहे वो 1990 की वीपी सिंह जी की भी सरकार हो, वो भाजपा या जनसंघ समर्पित सरकारें रही हैं जिन्होंने पिछड़े वर्ग के लिए काम किया। और पिछड़े वर्ग को पहली बार 27% आरक्षण अगर नीट में किसी ने दिया तो वो मोदी सरकार ने दिया। पिछड़े वर्ग आयोग को संवैधानिक दर्जा अगर किसी ने दिया तो भारतीय जनता पार्टी के पिछड़े वर्ग से आए हुए प्रधानमंत्री क्या मिला संवैधानिक दर्जे के बाद? आपकी बता दीजिए, संवैधानिक दर्जा नहीं चाहिए होता है, काम चाहिए होता है, अधिकार चाहिए होते हैं, शोषण करती रही, परंतु आपने कभी मेरी बात को, आपने तो एक पूरा का पूरा तारीफ कर दी है यहाँ पर झूठ की और झूठे प्रचार की। बार पंचायत आपने क्या किया है? 27% आरक्षण होगा, आपने ये किया है, सुन लीजिए आशीष जी, थोड़ी बात भी सुन लीजिए। आपसे मांगा कास्ट बेस्ड डेटा, हाईकोर्ट में आपने डेटा उपलब्ध नहीं कराया, आपने डेटा नहीं दिया, बार बार मांगा गया डेटा आपसे, कास्ट बेस्ड पॉपुलेशन। कब तक बोलेंगे आप? पूरा कर लेंगे अपना महाराष्ट्र करने के लिए? आपने डेटा क्यों नहीं दिया? कमलनाथ दिखाएंगे 27% आरक्षण देने के बाद भी उसको सुनिश्चित करने के लिए आप तो 27% आबादी के साथ 27% सुप्रीम कोर्ट में, हाई कोर्ट में अपने वकील खड़े किए, काम कर रहे थे। भारतीय जनता पार्टी की सरकार आई, 54% आबादी का हमने प्रमाण दिया, 27% आरक्षण जो है बच सके। लेकिन आप बताते हैं संवैधानिक दर्जा दे दिया साहब, क्या मिल गया आप गलत संवैधानिक दर्जे से? चलिए हम थोड़ा आगे चलते हैं। हफीज साहब, आगे की क्या स्ट्रैटेजी है? मैं आता हूं आशीष जी, आता हूं आपकी तरफ, आता हूं। एक छोटी मुझे आगे की आपकी क्या रणनीति है जी? एक बहुत छोटी सी बात है जिससे हम बहुत बात कर स्पष्ट होता है साहब। हम पहले से चुनाव लड़ने के हित में थे, हमने पहले भी कहा था ये त्रुटियों से भरा चुनाव करा रहे हैं, लेकिन हम करेंगे। हमारे सारे सर्कुलर्स भी जारी हुए, हमारी हर जिले में मीटिंग हुई पंचायत चुनाव को लेके। भारतीय जनता पार्टी की एक मीटिंग नहीं हुई है पूरे प्रदेश के अंदर। जो भाजपा हर चुनाव से 2-2, 3-3 महीने पहले मीटिंग करती है, ये इनकी बदनीयती थी, क्योंकि इनको मालूम था कि चुनाव नहीं कराने वाले। जी, कांग्रेस का आरोप है कि बीजेपी की तैयारी नहीं थी पंचायत चुनाव की, ऐसा आरोप लगा रहे हैं अब्बास हफीज कांग्रेस की तरफ से। जी बोलिए जी सर, जवाब दीजिए। देखिए इस देश में अगर किसी बच्चे से भी पूछेंगे कि कौन सा दल सदैव किसी चुनाव के लिए तैयार होता है, तो वो भारतीय जनता पार्टी है। अरे कांग्रेसी तो जब चुनाव होता है तब जागते हैं। तो भारतीय जनता पार्टी ने अपने प्रभारी अपनी बैठ के और बहुत स्पष्ट कर दिया था। और मैं दोबारा कहता हूं, मेरे मित्र कौन सी गलतफहमी में जी रहे हैं? अभी 4 उपचुनाव हुए थे ना, 4 उपचुनावों में से 3 आप हारे हो ना, तो कहां की गलतफहमी में जी रहे हैं? अरे मध्य प्रदेश में 15 महीने की अलोकप्रिय कमलनाथ सरकार ही बहुत है। अगर ऐसा होता तो विवेक तनखा जी और अपने सैयद जाफर को हटा लेते आप। बंद कर दिया और कांग्रेसीकरण नहीं होने देंगे पंचायत चुनाव का, ये दावा करने वाले जिनकी पार्टी। अच्छा, तो पंजाब में आपने सिद्धू लिया, पंजाब में आपने सिद्धू लिया और जगह जगह जाके आप दूसरी जगह ले रहे हैं। चलिए सुशील जी, 3.5 साल में आप अपना राष्ट्रीय अध्यक्ष नहीं बना पाए, तो टोटा किसके पास है? कंक्लूडिंग रिमार्क बहुत कम, 30 सेकंड में जी। देखिए, अभी चाहे सत्तारूढ़ दल हो चाहे विपक्ष हो, वो दोनों आरक्षण को लेकर या ओबीसी के मामले को लेकर जो भी दावे करो, लेकिन अभी एक बहुत महत्वपूर्ण कड़ी सुप्रीम कोर्ट में 3 तारीख को उस पर सुनवाई होनी है। सुप्रीम कोर्ट का क्या रुख रहता है वो इन सब चीज़ों पर डिपेंड करेगा कि वो किसके तथ्यों पर जाती है और क्या उस पर निर्णय देती है, या मामला और आगे बढ़ जाता है। महत्वपूर्ण बात यही है कि राजनीति में ताकत है जनाधार, और दोनों ही पार्टियां ये दावा करती हैं कि इसकी कमी उनके पास नहीं है। लोकतंत्र के लिए अच्छा है कि चुनाव लड़ने वाले राजनीतिक दल जनाधारित राजनीति पर केंद्रित करें अपनी राजनीति को, और जन आधार ही उनके आत्मविश्वास का भी आधार हो। और जब ये सब आधार होगा तो फिर इतनी बहस क्यों कि क्या हुआ, कैसे हुआ, क्यों हुआ, क्या कर दिया गया। चुनाव जीतना लोकतंत्र में बहुत ज़रूरी है, चाहे बीजेपी हो चाहे कांग्रेस हो, लेकिन उसके साथ उतना ही ज़रूरी है उन तौर तरीक़ों को भी अपनाना जो किसी भी बहस को या किसी भी संवाद को कर्कश होने से बचाते हैं।
जो एक दूसरे को खलनायक बताने से बचाते हैं, जो एक दूसरे के प्रति मान सम्मान का भाव भी रखते हैं, ऐसा कह के ऐसा ना हो कि मैं ये कभी बात कहूँ और उधर बैठे हुए कुछ पॉलिटिशियन या कार्यकर्ता या युवा पीढ़ी भी कहे कि ये जो चश्मा लगाए हुए एंकर महोदय हैं ये हितोपदेश से बहुत प्रभावित नजर आते हैं, ऐसी बातें करते हैं जो संभव ही नहीं है आज के युग में। सर ऐसा मत करिए, ऐसा मत करिए। अगर जिस दिन ये हो गया तो उस दिन सूरज का पूरब से निकलना होगा कि नहीं होगा, इन सारी चीज़ों को मान्य रखिए। जितनी सुंदर मुस्कुराहट आशीष जी के चेहरे पे है, इधर अब्बास साहब के चेहरे पर भी है। यही ताकत है सर। चुनाव आएंगे जाएंगे, अटल जी याद आते हैं मुझे, सरकारें बनेंगी बिगड़ेंगी, देश रहना चाहिए सर, मध्य प्रदेश रहना चाहिए, मजबूत मध्य प्रदेश रहना चाहिए। पंचायत चुनाव होंगे, निकाय चुनाव होंगे, आम चुनाव होंगे, लोकसभा चुनाव होंगे, लेकिन आपके बीच में मानवता, प्रेम, स्नेह, सच्चाई, ये सब भी बिल्कुल बनी रहनी चाहिए, है ये भी बनी रहनी चाहिए। बहुत शुक्रिया आप सभी का। आगे देखिए छत्तीसगढ़ आज का मुद्दा, गांधी पर गदर। नमस्कार।